स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो काउंसिल का कयाम है, यही प्लान बी है जिसका हुकूमत बार बार जिक्र कर रही थी। हुकूमती वज़रा और हुकूमती ज़ोमा बार बार कहते थे कि IMF आता है, आए नहीं आता ना आए, हमारे पास प्लान बी मौजूद है। इज इट दैट प्लान बी? वालेकुम अस्सलाम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास प्लान बी भी है, प्लान सी भी है और B1 भी है, C1 भी है। हमारे पास वो प्लान है कि हमने हर हाल में पाकिस्तान के मईशत को, पाकिस्तान की इकॉनमी को एक रास्ते पे लगाना है, पाकिस्तान की मईशत को खड़ा करना है, इस्तेहकाम देना है, इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देना है। और यकीनन उसमें आपने ये भी देखा होगा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बड़े कलील मुद्दत में हमने एक प्लान बी और सी भी बना लिया, जिसमें वन विंडो ऑपरेशन है, जिसमें हमने कहा है कि आने वाले दिनों में कहाँ से कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, कौन कौन लोग हमारे साथ प्लेज कर रहे हैं, किस किस शोबे में आएगी, क्या क्या यहाँ पे सर्विस सेक्टर में क्या आएगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या आएगी। ये लोन से हट करके है, ये पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान में रोजगार के मौके मिलेंगे, पाकिस्तान में सरमाया आएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है ना निहाल साहब कि सरमायाकारी आएगी कैसे, किन श्योरिटीज पर, किन गारंटीज पर आएगी। मैं इस तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैरेलल वजीर आजम साहब IMF की MD से भी बात कर रहे हैं, बरतानिया से भी बात कर रहे हैं, यानी अभी भी IMF की तरफ निगाहें हैं कि IMF हमें रेस्क्यू करने के लिए आ जाए। अगर नहीं आता तो फिर इस प्लान बी की तरफ जाना होगा। नहीं, हम हर से बात करते हैं, किसी से हमें कभी दरवाजे बंद नहीं किया। IMF एक हकीकत है, जिस तरह IMF एक हकीकत है, इसी तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी एक हकीकत है, इसी तरह से इस रीजन के खित्ते के ममालिक भी एक हकीकत है। तो हम किसी भी हकीकत से मुंह नहीं मोड़ेंगे। और इवन हम जो पाकिस्तानी अपने सरमायादार हैं, हम उनको भी मदद कर रहे हैं, उनको भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी को भी कर रहे हैं। देखिए, हमें पाकिस्तान की इकॉनमी को अपने उस डगर पे लाना है जो 2017 में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब छोड़ गए थे, जहां पे पाकिस्तान की GDP 5.8 पे थी। उसके लिहाज से हम जो भी इक़दाम होगा वो हम जरूर करेंगे। देखिए निहाल साहब, आपने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज इन्वेस्ट करें और उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानीज के इन्वेस्ट करने की बात है तो रिसेंटली रोशन डिजिटल अकाउंट से किस तरह लोगों ने पैसे निकाले वो आपने देखा। फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इस बेसिस पर आती है कि मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी हो, मुल्क में कोई डिफॉल्ट के दहाने पर ना हो, बल्कि कुछ गारंटीज उन्हें चाहिए होती हैं। फिर IMF की एक गारंटी भी बहुत बड़ी चीज थी कि 2 ममालिक हमें पैसे नहीं दे रहे थे। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आ जाएगी, तब तक ओवरसीज पाकिस्तानी का एतमाद मुल्क पर कैसे बहाल हो जाएगा? आपके सवाल में 2 जवाब है। नंबर 1 जवाब यह है कि वो सारे लोग जिन्होंने IMF को खतूत लिखे, जिन्होंने इंटरनेशनल मुख्तलिफ इदारों को खतूत लिखे, दीगर ममालिक को खतूत लिखे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना किया जाए और जो IMF के मुआहदे हैं उसको ऑनर ना किया जाए, जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी को तरगीब दिया कि पाकिस्तान में एक सिविल वॉर शुरू हो चुकी, पाकिस्तान के लिए बाइकआउट किया जाए, सिविल नाफरमानी की तहरीक चला जाए। एक फैक्टर वो है जो एक तरफ हम इसको अगर बना रहे तो दूसरे तरफ वो उसको तोड़ने पे लगे। दूसरा जो फैक्टर है वो फैक्टर ये है कि मोहम्मद नवाज शरीफ और PMLN का नाम ही काफ़ी है, इस बात की गारंटी करता है। 2008 के बाद 2013 तक जो मईशत का हाल थे और 2013 में आके जिस तरह से उसको टेक ऑफ किया गया है और जिस तरह के मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, जिस तरह से CPEC इस मुल्क में है, तो हम खुद एक गारंटी के सैंपल हैं। 1.5 साल तो इस हुकूमत को हो गया है, वो जो नाम ही काफी है, 1.5 साल तो हो गया है, उस नाम के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट आगे नहीं। तारिक साहब, आप पाकिस्तान के बड़े जय्यद जर्नलिस्टों में से एक है, बहुत अच्छे एंकर हैं। आपको मालूम है कि ये जो हुकूमत है ये हमारी जो है इत्तेहाद की हुकूमत है। ये टांगा है, किसी का घोड़ा है, किसी की गाड़ी है, किसी का जो चलाने वाला कोई और है, लगाम कोई और पकड़ रहा है। तो ये मिल मिला के इस तरह की इत्तेहादी हुकूमतें ऐसी चलती हैं। मगर मैं आपको बात कर रहा हूँ निहाल साहब, मेरा बड़ा फिर एक और सादा सा सवाल यह है कि इज्तिमाई हुकूमत की बात हुई है। अगर आप नेशनल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम के बाद एलामिया पढ़ें तो उसके अंदर इज्तिमाई हुकूमत की बात हो रही है, यानी आने वाला जो सियासी मंजरनामा है उसकी भी एक धुंधली सी तस्वीर दे दी गई है कि इज्तिमाई हुकूमत का क़याम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आगे भी इज्तिमाई हुकूमत ही दिखाई दे रही है, उसमें भी किसी की कोई सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी का नाम तो नजर नहीं आ रहा है। देखिए, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, बावजूद इसके कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी थी, उसके बावजूद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने PNP भी ऑन बोर्ड लिया,
वजीर आला बलूचिस्तान में हमने आधा टेन्योर पीएनपी को दिया, आधा टेन्योर हमने रखा। हमने डॉक्टर मालिक साहब को भी इसी तरह से, जेयूआई के भी जो लोग थे उनको भी ऑन बोर्ड रखा हुआ था। इसी तरह से एमक्यूएम के मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ये हमेशा से मोटो रहा है कि ये पाकिस्तान हमारा मुश्तरका है। 2/3 मेजोरिटी होने के बावजूद हम सबको ऑन बोर्ड लेते हैं, क्योंकि इस मुल्क को बहरानों से 22 करोड़ लोग निकालेंगे, चंद असेंबली के अरकान से ही नहीं निकल सकता है। तो हर किसी को इसमें, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, जज हो, जूरिस्ट हो, जर्नल्स हो, ऑल वॉक ऑफ लाइफ, उसके बाद ही पाकिस्तान इससे आगे। उस सेंस में हमने लिखा है कि एक नुमाइंदा हुकूमत होगी। हुकूमत नुमाइंदा ही होती है मेरे भाई। नहीं, इज्तिमाई हुकूमत की बात हो रही है निहाल साहब, इज्तिमाई हुकूमत। इसकी बात शहबाज शरीफ साहब पहले भी कह चुके हैं, इज्तिमाई हुकूमत की बात। ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है सर, समझाइए ना कि इज्तिमाई हुकूमत क्या है। देखिए, हमारी इज्तिमाई हुकूमत ये है कि हम इमरान खान साहब की तरह लोगों को सिंगल आउट करके विक्टिम नहीं बनाएंगे, जिसमें हर पाकिस्तानी महसूस करेगा कि उसकी हुकूमत है, इस हुकूमत में उसका भी कुछ इनपुट है, ये हुकूमत उसकी है और उसकी नुमाइंदगी करती है। उसको इज्तिमाई हुकूमत कहते हैं, कलेक्टिव या इज्तिमाई। यानी एक हुकूमत होगी, ऑपोजिशन कोई नहीं होगी। नहीं, ऑपोजिशन तो होना बहुत जरूरी है। ऑपोजिशन को भी ये सेंस होगा कि इस हुकूमत को हमने हर बात पे बेजा तनकीद नहीं करनी है, हर बात पे टांग नहीं खींचना है, सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं चलानी है, इस्लामाबाद लाहौर के धरने भी या मोटरवे को जलाना नहीं है, किसी पे हमला नहीं करना। जो रोल है ऑपोजिशन का वो अपना रोल अदा करे, जो आईनी रोल हो। रिहाल साहब, जो सेटअप इस वक्त चल रहा है वो भी इत्तेहादी हुकूमत का सेटअप है, अगर उसको भी इज्तिमाई हुकूमत कह लिया जाए, क्योंकि मतलब चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं है, उनकी पार्टी नहीं है, तो ये भी इज्तिमाई हुकूमत की, यानी ऐसी ही सूरत आने वाले दिनों में भी दिखाई देगी हमें। सर, इमरान खान सियासत में एक बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना थे। ये कहते हैं ना, वो फिल्मों में, ड्रामों में जो होता है ना, मेहमान अदाकार के तौर पे लाए गए थे। डायरेक्टर, उस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने, उस फिल्म के राइटर ने उनको लाया था। अदरवाइज सियासत के वो कभी भी खिलाड़ी नहीं रहे हैं। तो निहाल साहब, आने वाले दिनों का सियासी मंजरनामा क्या होगा? क्या उसमें भी इसी तरह की इत्तेहादी हुकूमत ही होगी, यही समझे? एक बात मैं आपको बताऊं तारिक, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये भी। वजीर आजम कोई और आ जाए वो टेक ऑफ नहीं होगा, क्योंकि आज किन मुल्कों से हमें उम्मीद और किन से हमारे रिश्ते हैं। सऊदी अरब नवाज शरीफ साहब को रॉयल गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं उम्रा के लिए। कतर के साथ उनके बहुत दरीना ताल्लुकात हैं। रजब तैयब एर्दोगान उनका भाई बना हुआ है। हिंदुस्तान के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो बाकी इस खत्ते के लीडरों में सबसे बेहतर है और एक्सेप्टेबल है। चाइना में उनका दोस्त शी जिनपिंग है, वहां पे पुतिन है और जो बाइडेन है। तो वो देखते हैं कि पाकिस्तान को हेड कौन कर रहा है, कौन सी शक्ल है। तो ये मोहम्मद नवाज शरीफ ही हैं जिनके शक्ल पे इन्वेस्टमेंट भी आएगा, लोग हम पे ट्रस्ट भी करेंगे, ट्रेडर्स भी आएंगे, कारोबार भी शुरू होगा और पाकिस्तानी अवाम भी ट्रस्ट करेगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने बातें नहीं की है, अमली तौर पे करके दिखाया है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में होंगे, प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स कर रहे होंगे तो ये बात होगी ना। अभी तो वो पाकिस्तान ही नहीं आ रहे हैं। आप जमा खातिर रखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक वो पाकिस्तान में होंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे और वजीर आजम भी होंगे। निहाल साहब, ख्वाहिश तो आप भी बहुत अरसे से कर रहे हैं कि कायद आपके यहाँ आए और उसके बाद कैंपेनिंग भी हो, तो आगे अगले आने वाले दिनों में क्या होगा? देखिए, अगस्त में मेरे रब ने चाहा मेरी ख्वाहिशें पूरी होंगी। हम नाजायज ख्वाहिश करते ही नहीं, हम चाहते हैं हमारी ख्वाहिश है पाकिस्तान टेक ऑफ करे, हमारी ख्वाहिश है पाकिस्तान दुनिया में एक मुकाम हासिल करे, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान पुरअमन हो, जमहूरी हो, आईनी मुल्क हो, हर इदारा अपने डोमेन में रह के काम करे, कोई किसी को डिट्रैक्ट नहीं करे और हम पाकिस्तान को मजमूई तौर पर और इज्तिमाई तौर पर सब साथ लेके चलेंगे। अगस्त में असेंबली डिसॉल्व हो रही है इंशाल्लाह, जरूर। इलेक्शंस, पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है अक्टूबर नवंबर में होने चाहिए। नून लीग तैयार है, चाहते हैं कि इलेक्शंस नवंबर में हो जाए। पीपल्स पार्टी का अपनी ख्वाहिशात है, वो बेहतर बता सकते हैं, मगर नून लीग इतना चाहती है कि आइन ने कहा हुआ है उसके मुताबिक हम कोशिश करेंगे 60 डेज में इलेक्शन हो जाए। और उससे पहले पहले कायद मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल होंगे इंशाल्लाह, आप भी दुआ कीजिएगा। लास्टली रियाज साहब, देखिए, ये जिन कमिटमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, 112 बिलियन डॉलर्स या 2035 तक 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, तो इस वक्त जो कमिटमेंट्स अगर दोस्त ममालिक की तरफ से आ रही हैं तो वो तो इस गवर्नमेंट के साथ होंगी। फिर कोई इंटरिम सेटअप आता है तो क्या वो कमिटमेंट्स कंटिन्यू करेंगी? वो इस गवर्नमेंट के साथ कमिटमेंट है या ताकतवर हलकों के साथ कमिटमेंट्स है?
ताकतवर हल्के अल्लाह के बाद इस मुल्क के अवाम है। अगर कोई ताकतवर हल्के अपने आप को ताकतवर समझ रहा है तो मैं उनको कहूँगा दस्त बरता कि कोई अपने आप को ताकतवर के इस खौफ से निकल आए, इस खोल से निकल आए। एक ताकतवरी इमरान खान के दौर में हमने देखा जिससे मईशत 6 पे नीचे आके अब 2 पे खड़ी हो गई है। तो ये मुल्क तजुर्बा गा नहीं है। हम किसी ताकतवर हल्के को नहीं मानते, हम सिर्फ आइन को सबसे बड़ा ताकतवर हल्का मानते हैं।